नमस्कार। अगर कल हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए, बिना एक भी मिनट गवाएं शुरू करते हैं आपकी फाइनल पावर पैक तैयारी। तो कल हिस्ट्री का पेपर है और सोच रहे हैं कि आखिरी रात में क्या पढ़ें। घबराइए मत, हम वो सबसे जरूरी सवाल कवर करने वाले हैं जो यकीन मानिए 90% पेपर में आते ही हैं। तो अगले कुछ मिनट बस ध्यान से सुनिए और अपने मार्क्स पक्के समझिए। देखिए, हम सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के टॉप क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मेडिवल इंडिया के की टॉपिक्स पर चलेंगे और उसके बाद मॉडर्न इंडिया के वो जवाब समझेंगे जिनसे सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है। और हाँ, आखिर में मैं एक एग्जामिनर की हैसियत से कुछ फाइनल टिप्स दूंगा कि पूरे नंबर कैसे लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एंशिएंट इंडिया। यहां से दो टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मौर्यन एम्पायर। इनसे सवाल आना लगभग तय है। तो पहला और सबसे कॉमन सवाल ये है, हड़प्पा सभ्यता को एक एडवांस्ड प्लैन्ड अर्बन सिविलाइजेशन क्यों माना जाता है? यकीन मानिए ये सवाल लगभग हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। इस सवाल का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करना। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखिए और फिर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। पहला पॉइंट, प्लान सिटीज। बताइए कि शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, मतलब पहले प्लानिंग फिर कंस्ट्रक्शन, जो एक बहुत ही एडवांस सोच को दिखाता है। दूसरा, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, हर घर मेन ड्रेन से जुड़ा था। ये साफ सफाई और हेल्थ को लेकर उनकी समझ को दिखाता है। तीसरा, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स। जरा सोचकर देखिए, हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का रेशियो सेम था। ये एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी और प्लानिंग को प्रूव करता है। और चौथा, ट्रेन एंड क्राफ्ट। उनका ट्रेड नेटवर्क ओमान तक फैला था। आखिर में एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिखिए कि ये सभी फीचर्स एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस सोसाइटी की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ एक एग्जामिनर का प्रो टिप है। अगर आप अपने जवाब के साथ एक छोटा सिंपल सा मैप बनाकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी साइट्स मार्क कर देते हैं तो आपको आसानी से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ये आपके आंसर को बाकियों से बिल्कुल अलग दिखाता है। अच्छा, एंशिएंट इंडिया से दूसरा सबसे जरूरी सवाल है अशोक की धम्म नीति के बारे में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को क्यों अपनाया? चलिए देखते हैं इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे। याद रखिए, अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक मॉरल कोड था, एक नैतिक संहिता थी जिसे उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को एक साथ रखने के लिए बनाया। अपने जवाब में इन पॉइंट्स को जरूर शामिल करें। पहला, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। उन्होंने युद्ध की नीति ही छोड़ दी। दूसरा, सोशल वेलफेयर। उन्होंने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए। तीसरा, रिलीजियस टॉलरेंस यानी सभी धर्मों का सम्मान करना। और चौथा, मॉरल कंडक्ट, जिसके लिए धम्म महामात्र नाम के ऑफिसर्स नियुक्त किए गए जो लोगों को सही आचरण सिखाते थे। इस कोट को याद रखें, धम्म घोष ओवर भेरी घोष। इसका मतलब है युद्ध के शोर पर धर्म की आवाज की जीत। ये एक लाइन आपके जवाब को बहुत प्रभावशाली बना सकती है। चलिए, अब हम मेडिएवल इंडिया पर आ गए हैं। यहां से दो टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग सकता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी प्रणाली। सोचिए, अकबर को इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक लॉयल और ऑर्गेनाइज टीम की जरूरत थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो हर ऑफिसर का पद, उसकी सैलरी और उसकी सैन्य जिम्मेदारियां तय करता था। ये कीवर्ड मनसबदारी आपके जवाब में जरूर होना चाहिए। अब इसमें दो रैंक्स होते थे, जात और सवार। जात से उस ऑफिसर का पर्सनल रैंक और सैलरी तय होती थी, और सवार से यह तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार मेंटेन करने होंगे। ये डुअल रैंकिंग सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। मनसबदारी के अलावा ये पॉइंट्स भी जरूर लिखें। पहला, सेंट्रलाइज्ड पावर, जहां सारी शक्ति सम्राट के हाथ में थी और मिनिस्टर्स जैसे दीवाने आला और मीर बख्शी उन्हें असिस्ट करते थे। दूसरा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, साम्राज्य को सूबा में बांटा गया था। और तीसरा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे जब्ती या दहसाला प्रणाली कहते थे, जिसे टोडरमल ने शुरू किया था। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम था। अब आते हैं एक कल्चरल क्वेश्चन पर। भक्ति और सूफी आंदोलनों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सवाल समाज और धर्म से जुड़ा है। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को गहराई से बदल दिया। कैसे? सबसे पहले कबीर और नानक जैसे संतों ने जाति प्रथा पे सीधा हमला किया और सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया।
उन्होंने सिखाया कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं, जिससे कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती मिली। साथ ही उन्होंने मुश्किल कर्म कांडों का विरोध कर धर्म को आम लोगों के लिए आसान बनाया और अपनी बात स्थानीय भाषाओं में कही, जिससे रीजनल लिटरेचर का भी विकास हुआ। ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। अमीर खुसरो का ये कोट उस समय की भावना को खूबसूरती से दिखाता है। हालांकि हिंदू धर्म में मेरे जैसा नहीं है, वह उन्हीं चीज़ों में विश्वास करता है जो मैं करता हूं। ये दिखाता है कि कैसे सूफी परंपरा ने सद्भाव और एकता का संदेश दिया। और अब हम अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन मॉडर्न इंडिया पर पहुंच गए हैं। यहां से सबसे जरूरी टॉपिक है 1857 का विद्रोह। ये सवाल एक तरह से गारंटीड है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों और परिणामों की व्याख्या करें। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जवाब शुरू करने से पहले जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मार्च 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह से शुरू होकर मई में मेरठ से सिपाहियों का दिल्ली कूच और फिर सितंबर में अंग्रेजों का दिल्ली पर दोबारा कब्जा। ये क्रम आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ने में मदद करेगा। इस सवाल को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कॉजेज यानी कारण और कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों को अलग अलग एक्सप्लेन करना। कॉजेज को आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पॉलिटिकल, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स; इकोनॉमिक, जैसे भारी लगान; सोशियो रिलीजियस, जैसे धर्म परिवर्तन का डर; और मिलिट्री यानी वो चर्बी वाले कारतूस। और इसके परिणाम क्या हुए? कंपनी रूल खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को और भी मजबूती से अपनाया। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब एक एग्जामिनर के तौर पर मेरे कुछ आखिरी और सबसे जरूरी टिप्स। पूरे अंक पाने के लिए इस फाइनल एग्जामिनर चेकलिस्ट को फॉलो करें। पहला, अपने जवाब को हमेशा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में लिखें। बॉडी को पॉइंट्स में लिखना बेस्ट है। दूसरा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या ग्रिड पैटर्न। तीसरा, एग्जाम्पल्स जरूर दें। चौथा, जहां भी मुमकिन हो एक सिंपल मैप या डायग्राम बनाएं। और पांचवा, अपनी भाषा क्लियर और टू द पॉइंट रखें। तो ये थे वो सबसे जरूरी सवाल। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लिया है तो आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखिए। आपने बहुत मेहनत की है। ऑल द वेरी बेस्ट।